तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युआन होंग यहाँ पे आ चुका था और फिर भी प्रिंस युआन ने वू आई को यहाँ से पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। अब आगे लू यान को भी दिखाया जाता है जो कि कहती है ये युआन सच में कुछ ज़्यादा ही रेकलेस है, मतलब इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और प्रिंस युआन यहाँ पे रुकता नहीं है क्योंकि युआन होंग ये अपना प्रेशर रिलीज कर रहा था। बदले में प्रिंस भी इसकी जो मिस्टिक जेड बॉडी का पावर था रिलीज कर देता, साथ में अपने युआन ब्रश को भी बाहर निकाल लेता है। और युआन इससे कहता है कि वो आई ने सही नहीं किया था, तो उसे सबक सिखाना जरूरी था। बदले में युआन होंग भी कहता है कि तुम कौन होते हो उसे सबक सिखाने के लिए, हम लोग हैं ना। इवन तुम्हारे सीनियर्स जाओ टाई हो या जांग या, वो भी मेरे सामने बोल नहीं सकते। युआन होंग अब रुकता नहीं है, एक पावरफुल पाम अटैक बनाता है जिसमें थंडर पावर मिक्स था और प्रिंस युआन की तरफ बढ़ा देता है। युआन भी यहाँ पर अटैक करने ही वाला था, तभी एक आवाज आती कि रुक जाओ। ये था जाओ टाई, पर युआन होंग ये मानने को तैयार नहीं था। अब इसे देखकर जाओ टाई भी एक पाम अटैक बनाता है और उस आते हुए अटैक की तरफ बढ़ा देता है। दोनों अटैक टकराते हैं, हालांकि डिसॉल्व तो हो जाता है पर जाओ टाई ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है। मतलब इस बैटल में भी युआन होंग ज्यादा पावरफुल था और ये गुस्से में कहता है कि जाओ टाई तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। पर तभी पीछे से जांग यान भी आ जाता है। अब इन दोनों को देखकर युआन होंग अभी भी हंस रहा था। क्या तुम दोनों मिलके फाइट करने वाले हो? हाँ, अगर चाहो तो आ सकते। अब ऐसा लग रहा था बैटल हो ही जाएगा, तभी पीछे से लू यान बोलती है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले आ रहे हैं, तो हट जाओ पीछे। युआन होंग भी जानता कि लॉ इन्फोर्समेंट को पता चला है कि ये लोग कुछ इधर उधर की काम कर रहे हैं, तो सजा इसे भी मिलने वाली थी। हालांकि फिर भी ये जांग यान जाओटाई वगैरह को बोलता है कि तुम लोग बचोगे नहीं, आज तो बच के तुम्हारा नसीब है। उसके बाद ये युआन को भी कहता कि चीफ डिसाइपल का कॉम्पिटिशन तुम्हें पता चल जाएगा। युआन भी कहता है ठीक है, देख लेंगे। अब ये जो लू होंग टीचर की टीम थी ये यहाँ से निकल जाती है। इसके जाने के बाद जाओडाई तो अच्छे से बात करता है प्रिंस युआन से, पर जांग यान ये युआन को डांटने लगता कि क्या तुम इतने कैपेबल हो कि उससे फाइट कर रहे थे, और ये भी निकल जाता है। युआन देखता है कि जाओडाई सच में चिंतित था और मन में सोचता कि सच में ये युआन होंग ज़्यादा ही पावरफुल है, इसको देखना ही पड़ेगा। अब इधर ये जो न्यूज़ था कि प्रिंस युआन ने वो आई को हरा दिया है, ये चारों तरफ फैलने लगता है। और बड़ी बात ये थी कि वो आई का भी पावर लेवल अल्फा के 8th लेयर के इनिशियल लेवल पे था। सीन शिफ्ट होता है और लू होंग की टीम को दिखाया जाता है। हॉल में टीचर लू होंग भी बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक गुस्से को देखा जा सकता था, और ये वो आई को डांट रहे थे कि तुम यूजलेस हो, कैसे हार गए। लू होंग यहाँ पर एक जेड रॉक यूज करता, मतलब इसमें जो बैटल हुआ था उसे देखा जा सकता। ये बैटल को ध्यान से देखते हैं और ये समझ जाते हैं क्योंकि ये पावरफुल है कि ये जो बंदा है प्रिंस युआन वो कोई बॉडी टेम्परिंग स्किल यूज कर रहा था। अब कौन सा यूज कर रहा था इन्हें ये तो नहीं पता चलता है, जिसके वजह से उसका पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है अटैक के समय। हालांकि लू होंग भी ये बंदा कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, मतलब अपनी बॉडी को फिजिकली भी ट्रेन कर रहा है और इंटरनली तो जेनेसिस की ये चीजें तो हैं ही। क्योंकि नॉर्मली इंसान एक ही टेक्निक पे फोकस करता है, या तो अपनी फिजिकल बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है या इंटरनल बॉडी को। वो आई भी अब कहता है मुझे नहीं पता था, नहीं तो वो मुझे हरा नहीं पाता। और लू होंग फिलहाल इस मैटर को शांत करते हैं और अपने डिसाइपल से बात कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम 6 लोग हो, चीफ डिसाइपल युआन होंग ही बनना चाहिए, क्योंकि जो पीक मास्टर निंगजुन है सॉर्ड पीक वाले, उनके हमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर हम हार गए तो हमारा जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उसका 1/5 हिस्सा वो हमें नहीं मिलेगा। युआन होंग इनकी बात सुन रहा था और हंस रहा था कि टीचर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, उस जाओ युआन को उसको तो लंगड़ा ही कर दूंगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंस युआन को दिखाया जाता है जो कि अभी वाटर और फायर टेम्परिंग से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। और एक दिन पहले ये ओल्ड जुआन के साथ गया था और वो जो ट्री था ड्रैगन ट्री, उसके 10-20 छाले तोड़ के लाया था, जिसकी मदद से ये अपनी बॉडी में वुड की को पहले के जैसा फिर से इंटीग्रेट कर पाया था। और फिलहाल इसे मालूम था क्योंकि जो चीफ डिसाइपल का कंपटीशन था उसमें बस अब 20 दिन ही बचे थे, और युआन जानता था अगर इसे युआन होंग को हराना है तो फिलहाल इसकी जो मिथिकल सेंट बॉडी है उसका जेड स्टेज जो होता है यानी पहला स्टेज वो काफी नहीं है, इसे दूसरे लेयर यानी कि सिल्वर बोन स्टेज पे जाना ही पड़ेगा। हालांकि टाइम काफी कम था, 20 दिन। इधर ओल्ड जुआन लगातार इसे समझाते भी रहते थे और युआन इनसे कहते कि एल्डर मैं चाहता हूँ कि आप वाटर और फायर की 3रा लेवल एक्टिवेट कर दो। जुआन की भी हाथें कांपने लगी कि पागल हो तुम, उसमें झुलस के मर जाओगे। पर युआन मानने को तैयार नहीं था और युआन जानता था इसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो प्रेशर को बढ़ा करके ये इन्हें जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ा सकता था ट्रेनिंग का। ओल्ड जुआन समझा कि अगर तुम एक बार उसमें झुलस गए तो शायद मैं भी तुम्हें बचा ना पाऊं। सोच लो
समझ लो। पर युवान स्माइल करता है। अब ओल्ड जुआन ये वाटर एंड फायर की का थर्ड लेयर इससे भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ये वाला पावर युवान के करीब पहुंचता, एक भयंकर लेवल का पेन मानो इसे बर्दाश्त न कर पा रहा हो, ये फील करने लगता है। और जैसे जैसे ये भाप बन रहा था, इसकी बॉडी अब मानो यानी कि इसका कॉन्शियसनेस अब ये गायब होने लगता है, ये बेहोश सा होने लगता है। अब ओल्ड जुआन को इसे अपने ऑरा से उठा के बाहर निकालना पड़ता है। हालांकि युवान की बॉडी से वो ग्रीन ऑरा रिलीज होने लगती है, तो इसकी बॉडी फिर से रिकवर होने लगती है। और साथ में इसकी बॉडी पर एक हल्का सा ही सही पर सिल्वर कलर को देखा जा सकता था, यानी कि धीरे धीरे अब सेकंड लेयर की तरफ ये बढ़ रहा था। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि इधर ही यानी इसी माउंटेन की तरफ बढ़ रही थी। साथ अपना लौंडा टुनटुन भी था। और जैसे यहाँ पे पहुंच ये यहाँ पर एक बंदे को देखती है जो कि जमीन पर बेहोशी में पड़ा हुआ था। और ये था अपना प्रिंस युवान। और इसे ऐसा देखकर, क्योंकि इसकी बॉडी भी झुलसी हुई थी, याओ याओ को काफी गुस्सा आता है और ये सीधा ओल्ड जुआन की तरफ देखती है और गुस्से में कहती, आपने इसे क्या किया? टुनटुन भी यहाँ पर गुर्राना शुरू कर देता है। ओल्ड जुआन समझाते हैं, यार मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इसी की जिद थी कि थर्ड लेयर इसका आप एक्टिवेट करो। अब याओ याओ भी इन्हें समझाने लगती है, पर आपको तो पता था ना कि उसमें कितना रिस्क है, फिर भी आपने क्यों एक्टिवेट किया? याओ याओ पहले जा करके प्रिंस युवान को टच करती, इसकी सांस तो चल रही है। जब इसकी सांस चल रही थी तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील करती। और जो युवान के बॉडी पर घाव थे वो वुड की के कारण यानी कि टाई मार्क के कारण अब धीरे धीरे भर भी रहे थे। और याओ याओ को इस बात का गुस्सा था क्योंकि युवान ने इसे इसके बारे में बताया नहीं था कि ये थर्ड लेयर को एक्टिवेट करने वाला है। ओल्ड जुआन समझा रहे थे कि देखो थोड़ी सफरिंग तो चाहिए, तभी तो ये ग्रो करेगी। पर याओ याओ इतने गुस्से में कि आप इसे छोटा सा सफरिंग कहते हो, इसकी बॉडी एकदम जल गई है। थोड़ा सा लेट होता तो शायद ये मारा भी जाता। इधर आधे घंटे के बाद युवान फाइनली आंखें खोलता, इसकी बॉडी रिकवर कर चुकी थी और ये मौत को छू के टक से वापस आया था। पर ये अपनी आंखें बंद करके था, जानबूझ करके। याओ याओ समझ जाती और कहती, कितनी देर तक एक्टिंग करने वाले हो? अब युवान उठता है और ओल्ड जुआन की तरफ देखता है जो कि एकदम डिप्रेस फील कर रहे थे। याओ याओ ने इससे इनको अच्छी खासी डांट लगाई थी। और याओ याओ भी कहती कि सामान बांधो और यहाँ से चलो। जाने से पहले ओल्ड जुआन फिर भी इसकी तरफ स्माइल करते हैं कि तुम लगभग सेकंड स्टेज के करीब हो। याओ याओ को फर्क नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ जाते और युवान भी अब इसे फॉलो करने लगता। ओल्ड जुआन भी फिर से इससे कहते कि अपना बेस्ट दे। सेंट जेनेसिस पीक कई सालों से सील्ड है, इसको तुम्हारी जरूरत है। अब इधर टुनटुन को दिखाया जाता। याओ याओ को देखकर यह भी काफी निराश क्योंकि फिलहाल ये गुस्से में थे और ये युवान की तरफ देखकर भौंक रहा था। ये सब तुम्हारी देन है। रास्ते में इन दोनों की कुछ बात ही नहीं होती है क्योंकि याओ याओ फिलहाल कुछ बोलने के मूड में थी ही नहीं। वापस आने के यानी केव में ये तुरंत ही युवान से कहती, जाओ खुद को साफ करके आओ। और यहाँ पर खुद बैठ के वाइन पीने लगती है। फाइनली थोड़ी देर के बाद ये युवान को जैसे बोलती कि तुम, युवान तुरंत ही समझ जाता है और कहता है कि मेरी गलती थी। और इसे ये पूरी बात समझाने लगता कि युवान हम कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं ही जिद कर रहा था, ओल्ड जुआन की कोई गलती नहीं। धीरे धीरे याओ याओ थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि युवान भी बहुत दिमाग लगाता है। अब इसे ये एकदम ड्रिंक सर्व करने लगा था कि आप पियो और खुश रहो। युवान भी इससे कहता है कि देखो वो एम्पायर भी काफी ग्रो कर रहा है, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पर याओ याओ भी कहती है कि तुम स्ट्रांग अगर बनोगे, ज्यादा रेकलेस होगे, तुम ही मर जाओगे, तो तुम्हारे जाओ एम्पायर को बचाएगा कौन? स्ट्रांग होने की बात तो पहले छोड़ दो। याओ याओ का सीधा था कांगजुआन सेट से इसे करना क्या था, क्योंकि युवान यहाँ पे रहता है और इसे ये बहुत लंबे समय से अब जानने लगी थी, एटलीस्ट 3-4 साल से। इसीलिए यहाँ पे थी क्योंकि इसे पता भी नहीं था कि इसके माँ बाप कौन है। एक ही थे जिन्हें ये जानती थी, वो थे मास्टर कांग युवान या मास्टर हे भी कह सकते। और युवान भी कहता, आप टेंशन मत लो, मैं मरूंगा नहीं, मैंने मास्टर कांग युवान को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। याओ याओ कहती, पहले अपने जाओ एम्पायर को बचा, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। युवान भी कहता है, आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब इसकी बात सुन करके याओ याओ भी थोड़ा चौंक जाती। नॉर्मली इसकी आंखें एकदम आइसी कोल्ड रहती थी, पर इस बार इसमें थोड़ा इमोशन था। याओ याओ कह, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। अब इस दौरान युवान ने यहाँ पर याओ याओ का ऐसा हाथ पकड़ लिया, मतलब बात थोड़ी इमोशनल हो रही थी। सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थी और दिल जो था युवान का अपने थोड़ा तेजी से धड़कने लगता है। दोनों की आंख एक दूसरे की आंखों में थी, यानी आंखें भी चार हो चुकी थी। धीरे धीरे ये थोड़े करीब आने लगते हैं, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों को फील कर सकते थे। पर जैसे ही इनके होंठ एक दूसरे से टकराने वाले थे, तभी पीछे से अपना टुनटुन भौंकने लगता है। युवान तुरंत ही पीछे हट जाता है और याओ याओ भी होश में आ जाती है। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और युवान को आता है गुस्सा कि ये टुनटुन साला मेन मौके पे पूरे काम को बिगाड़ दिया। और गुस्से में ये टुनटुन से फाइट करने लगा।
तो इंसान का और एक बीस्ट का फाइट शुरू होता है और आखिरी में टुनटुन ही जीत जाता है। युवान पे वो कई सारे पंजे भी मार देता है और बैटल करते करते मतलब युवान इससे फाइट करते करते वहीं पे सो जाता है जमीन पे ही। याओ याओ के कहने टुनटुन को इसे उठा के बेड पे ले जाना पड़ता है। समय बीतता है और इधर अगले दिन की सुबह होती है। युवान ये फील करता है इसकी बॉडी अब पहले जैसी रिकवर हो चुकी थी और आज ही का दिन जिस दिन ये चीफ डिसाइपल का कंपटीशन शुरू होने वाला था। याओ याओ पहले से ही बाहर में मतलब बगीचे में खड़े थे। युवान भी तैयार होके आता है और तीनों यहाँ से सेंट जेनेसिस पीक के जहाँ पे वो शायद फाइट होने वाली थी वहाँ पे निकल जाते हैं। टीचर शन यहाँ पर इन सभी से मिलते हैं और इनके साथ में जाओ टाई, जांगयान वगैरह भी थे। और जो बैटल होने वाला वो उसका एक अलग लोकेशन जहाँ पे अलग अलग सेक्ट के भी यानी माउंटेन पीक्स के भी बंदे फाइट करने वाले थे और उस जगह को कहा जाता है चीफ जेनेसिस पीक। ये लोग उधर की तरफ बढ़ते हैं और साथ में जो एल्डर लू सॉन्ग की टीम थी और एल्डर लू होंग की टीम ये भी उस तरफ बढ़ जाती है। लोग जहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे यानी जो बाकी डिसाइपल्स अलग अलग पीक्स के थे कि देख के तो यही लग रहा है कि लू होंग की टीम ही जीतेगी और यान हुआंग ही यहाँ का चीफ डिसाइपल बनेगा। अब ये सब बातें सुनकर क्योंकि कान में तो आवाज आ ही रहा था लू होंग काफी खुश होते हैं। अब इधर टीचर शन जाओ टाई, जांगयान और जाओ युवान को समझाते हैं कि देखो लू होंग की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ के मामले में क्योंकि वो लोग 6 हैं, इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। और ये टीचर लू सॉन्ग की तरफ देखते हैं। कहने का मतलब कि टीचर लू सॉन्ग के जो 3 बच्चे हैं यानी लू यान वगैरह और हमारी टीम जो तुम लोग मिल करके लू होंग की टीम से फाइट करोगे। और टीचर सेन इस समय सबको क्या करना है उसके बारे में बताने लगे और ये सबसे पहले प्रिंस युवान से कहते कि तुम और जो एल्डर लू सॉन्ग के 2 डिसाइपल हैं वो तुम मतलब तीनों मिल करके लू होंग की टीम के जो 5 डिसाइपल्स हैं उन्हें रोकोगे। बस तुम्हें समय निकालना है। और इधर से जाओ टाई, जांगयान और लू यान ये तीनों मिल करके युवान होंग से फाइट करेंगे तो शायद हमारे जीतने के चांसेस है। मेरा बस यही चाहत है कि लू होंग की टीम से कोई भी चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहिए। वैसे तो युवान ऐसा चाहता नहीं था, इनकी बात ये मान लेता है, पर ये फिर भी सोच रहा था कि अगर जाओटाई वगैरह हार गए तो क्या होगा। इधर एल्डर लू सॉन्ग अपनी पोती को समझा रहे थे, पर लू यान का ये मानना क्या पता जाओ युवान वगैरह उन 5 को रोक नहीं पाए तो फिर क्या करेंगे हम। पर जैसा इसके ग्रैंडफादर कहते हैं इससे मानना पड़ता है। अब 7 पीक के चीफ डिसाइपल का ये बैटल होने वाला था तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। एरिना को बेसिकली 7 भागों में बांट दिया गया था और ये काफी बड़े बड़े एरिनास थे और यहाँ पर सभी सेक्ट मास्टर और पीक मास्टर आ चुके थे, यानी कि सेक्ट मास्टर किंग यान और बाकी 5 के पीक मास्टर, क्योंकि अपने सेंट जेनेसिस पीक का कोई भी पीक मास्टर नहीं है फिलहाल। और सेक्ट मास्टर किंग यान पहले आते ही सभी डिसाइपल्स को संबोधित करते कि उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पर अपना बेस्ट दोगे। और इस दौरान यहाँ पर जो चोजन वंस थे 10 के 10 यहाँ पे पधारने लगे। युवान भी लोगों की तरफ देख मतलब मजा तो आने वाला है, हालांकि वो लोग बैटल देखने आए फिर भी ये चीफ डिसाइपल का कंपटीशन सच में काफी एक्साइटिंग है। और सबसे आगे में चोजिन वंस के लीडर चू किंग, और चू किंग को देखकर लू यान जो थी काफी अच्छा फील करती है। ये देख सकता था प्रिंस युवान इसकी आंखों में। चू किंग के लेफ्ट में कॉन्ग शेंग था, उसके बगल में ली किंग चान, ऐसे करके सभी लोग खड़े थे। और चू किंग ये अंगड़ाइयां ले रहा था, मतलब इसे कोई इंटरेस्ट ही न हो बैटल में। और चू किंग मजे लेता है कॉन्ग शेंग के, क्योंकि जब भी कॉन्ग शेंग इसे बैटल के लिए ललकारता था चू किंग कभी आया नहीं था। और ये कहता है कि जूनियर ब्रदर कॉन्ग शेंग फाइनली हम मिले ही। और कॉन्ग शेंग इस पे सीधा गुस्सा निकालने लगता है, तुम्हारे जैसा डरपोक मैंने देखा नहीं। पर चू किंग कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब बार बार ललकारने पे चू किंग कहता है ली किंग चान की तरफ देखकर, क्यों ना हम एक्सचेंज कर लें, मतलब ये कॉन्ग शेंग ज्यादा ही फाइट करना चाहता है, तुम ही कर लो। किंग चान इस समय काफी गुस्से से चू किंग को डांटती है। अब फिलहाल चू किंग करे तो करेगा, अब ये दिमाग लगाते और कॉन्ग शेंग से कहते हैं तुम मेरे से फाइट यानी मतलब कम्पीट ही करना चाहते हो ना, एक तरीका है। कॉन्ग शेंग पूछता है क्या। चू किंग सामने की तरफ देखते हैं और फिर स्माइल करते हैं कि चलो हम बैट लगाते हैं कि सेंट जेनेसिस पीक का चीफ डिसाइपल कौन बनने वाला है, और जो हारेगा वो सामने वाले को 1 लाख जेनेसिस जेड पीसेस देगा। कॉन्ग शेंग कहता है वो तो ठीक है, पर तुम्हें फिर मेरा चैलेंज लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चू किंग चाहते हुए भी न चाहते हुए भी इन्हें मानना पड़ता है, ठीक है भाई चल मैं तेरा चैलेंज लेटर भी एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये सुनकर के कॉन्ग शेंग कहते उसमें गैस क्या करना है, युवान होंग ही चीफ डिसाइपल बनने वाला है। पर चू किंग हंस के कहते हैं कि मेरा अलग मानना है। कॉन्ग शेंग हंस के कहता है कौन, क्या आप जाओ टाई या जांग यान या लू यान को सपोर्ट कर रहे हो। चू किंग इशारा करते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीफ डिसाइपल प्रिंस युवान जीतेगा। अब इतना ही बोलते कि कॉन्ग शेंग भी हैरान था, साथ में दूर खड़ी या थोड़ी दूर खड़ी ली किंग चान भी इनकी तरफ हैरानी से देखने लगती है।
कि मतलब सीनियर ब्रदर चू किंग भी युवान को एक फॉर्मिडेबल बंदा मानते। कॉन्ग सिंह भी कहते मुझे लगा नहीं था कि आप इसके बारे में इतना ऊंचा सोचते हो। चू किंग अपने मन में सोचते कि जो उस मॉन्स्टर याओ याओ को सबड्यू कर सकता है, मतलब अपनी तरफ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब ये ऐसा बोल रहे थे और कॉन्ग सिंह वगैरह देख रहे थे, इनको समझ में आता। और चू किंग कहते तुम लोगों को पता नहीं है, वो एकदम हार्टलेस बिच है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अपने काम के लिए हमको मरवा सकती है। अब ये बातें सुनकर ये फिर से कहते अरे वो हार्टलेस नहीं है, आप उसे गलत समझते हो और आप उसकी बुराई क्यों करते रहते हो। चू किंग कहते यार मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वो जैसी है मैं बस वैसा बता रहा हूँ। और था भी इनका, इंसान ही अच्छे थे चू किंग। समय बीतता है और सेक्ट मास्टर किंग यांग के कहने पर फाइनली सातों पीक चीफ डिसाइपल का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इधर सेन वांजिन को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश था, क्योंकि युवान की मदद से इसने 2 लाख से ज्यादा जेनेसिस जेड पीसेस इकट्ठा कर लिए थे और ये यही उम्मीद कर रहा था। इसने बेट वगैरह भी लगाया था कि युवान अगर जीत गया तो इसके पास और भी ज्यादा जेड पीसेस आ जाएंगे। अब चीफ डिसाइपल पीक के एक वाले सेक्शन में जहां पर सेंट जेनेसिस का फाइट चल रहा था, यानी होने वाला था, वहां पे 12 लोग दिखाए जाते और जहां पे ये बैटल होने वाला था वहां पर जो ऑरा थी काफी इंटेंस और प्रेशर के कारण अगर कोई ज्यादा अपना जेनेसिस की यूज करे तो उसके जेनेसिस की जल्दी जल्दी खत्म भी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ को भी तो टेस्ट करना था, यानी हर एक चीज को टेस्ट करना पड़ता है। और ये सभी लोग माउंटेन के पीक की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे आगे में युवान होंग, इधर प्रिंस युवान वगैरह जैसा कि प्लान था। बाकी जो 5 लोग लू होंग की टीम को उन्हें बीच में पकड़ लेते। उनमें से एक वू हाई भी था जो कि युवान की तरफ एक आईसी लुक देता है। और इधर युवान होंग को रोकने के लिए जांग यान, जाओटाई वगैरह आ चुके थे और साथ में इनके लू यान भी थे। और ये चारों मतलब युवान होंग को लेकर सामने के थोड़े एक दूसरे पीक पर निकल जाते हैं जहां पर ये फाइट होने वाला था, क्योंकि युवान अभी अपनी बैटल पे फोकस कर रहा था। इसके सामने एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था हान यान और बगल में इसकी बहन हान यू भी खड़ी थी। और ये तीनों यानी कि प्रिंस युवान और ये दोनों मिल करके सामने के 5 बंदों से फाइट करने वाले थे। और हान यू इस समय युवान को थोड़ा नीचा दिखा रही थी, क्योंकि लू यान ने जैसा कहना था इसके बारे में बता चुकी थी प्रिंस युवान के बारे में। तो ये युवान से कह रही थी बस अपना अच्छा करना, जल्दी बैटल मत हारना। युवान भी हंस के कहता है कि मैं जितना कर सकता बेशक ट्राई करूंगा। इधर वो आई को दिखाया जाता जो कि हंस रहा था कि तुम लोगों का प्लान सच में काफी बेकार, 3v वर्सेस 5 यानी 3v5 करोगे। और वो आई इस समय गुस्से में था कि पिछली बार इसके हिसाब से ये गलती से हार गया था। तो ये तुरंत ही बाकी अपने 4 साथियों से कहता कि इस युवान को मुझ पे छोड़ दो। हान यान और हान यू ये आगे निकल जाते हैं बाकी चारों को रोकने के लिए। इधर कॉन्ग ने इस बैटल को देखा कि 2 टीम मिलकर एक से फाइट कर रही है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बैटल भी बराबरी का था। सामने से भी 6 लोग थे और दूसरे तरफ से भी 6 ही लोग थे। और इसका मानना ये था अगर वो आई प्रिंस युवान को रोक लिया थोड़ी देर भी तो बाकी जो 4 हैं वो आराम से हान यू और हान यान को संभाल लेंगे। और युवान हो वो काफी है उन तीनों को हराने के लिए। इधर युवान को दिखाया जाता है जो तुरंत एक मुक्का बनाता है और वो आई से कहता है लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर इस बार नहीं। और फिर से युवान काफी तेजी से वो आई की तरफ बढ़ता है। वो आई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता था, ये अपनी विगोरस जेनेसिस की को रिलीज करता है और हाथ में इसके एक रॉड टाइप कुछ जो कि क्वासी लेवल का हेवन जेनेसिस वेपन था। और इसमें अपनी पावर को भर के प्रिंस युवान की तरफ एक अटैक कर देता है। अब ये जो अटैक एक भंवर के समान, पर युवान रुकता नहीं है, ये सीधा इस तरफ बढ़ने लगता है। और स्पोल में जो पावर भरा था इसने और जो अटैक यूज किया था वो एक हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक जो कि भंवर के समान आगे बढ़ रहा था। लोग हैरान थे, मतलब इस बार वो आई सीरियस, वो पहले ही अटैक पावरफुल अटैक से यूज कर रहा था। लू होंग इस सीन को देखकर काफी खुश होते हैं कि इनका ये डिसाइपल अब इसके अंदर समझदारी तो आ चुकी है, क्योंकि जो टेक्निक इसने यूज किया था इसे लाइट स्लैश टेक्निक कहा जाता है। युवान जानता था। अब ये तुरंत ही मुक्के को हटाता है और अपने युवान ब्रश को निकालता है और सीधा इसका जो टेक्निक जेनेसिस ब्रेकर 5वां शायद मेरे हिसाब से उसे ये यूज कर देता है और साथ अपने मिथिकल सेंट बॉडी की जेड स्किन को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि बॉडी में उतना फोर्स रहे। और ये यही नहीं मानता है, इस अटैक को करने के बाद ये तुरंत ही दूसरा अटैक यानी 4th रून को यूज करता है, मिलियन वेल रून। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते और चारों तरफ शॉक वेव्स फैलने लगते हैं। और जब कोलिजन होता है तो वो गाय तो शांति से अपनी जगह पे खड़ा, पर युवान की जगह पर धुंध सा छा जाता है, यानी मिट्टियां उड़ने लगती हैं। लू होंग काफी खुश, पर जैसे जैसे धूल शांत होता वहां पर एक बंदा खड़ा था जिसके चेहरे पर एक स्माइल था, और ये था युवान, जिसको कि एक खरोच तक नहीं आई थी। इधर लोग हैरान क्योंकि शायद ये जो अटैक ये वो आई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। युवान इसकी तरफ देख और कहता कि ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, तो आपको बैटल छोड़ देना चाहिए। टीचर शेन यहाँ पर ये काफी खुश देखे जा सकते थे। पहले ये जो थोड़े टेंस थे अभी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं,
इधर चूकिंग को दिखाया जाता है जो कि एकदम ध्यान से देख रहे थे, चेहरे पर एक स्माइल कि ये युवान ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। पर कॉन्गशेंग अभी भी कहते कि ये थोड़ा जल्दी हो गया, आप इसको जल्दी ही तारीफ कर रहे हो। चूकिंग आगे कुछ नहीं बोलते। इधर बाकी जो 6 पीक मास्टर्स थे वो भी हैरानी से इस बैटल को देख रहे थे। सबसे पहले होंगिया पीक के मास्टर, क्योंकि ये जो फिजिकल पावर था जो इन्होंने देखा ये इसको हल्का हल्का पहचान सकते थे, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग में इन्हीं का जो सेक्ट था वो महारत हासिल करके था। और ये हैरानी से कहते ये तो मिथिकल जेड स्किन है। फिर जब ये ध्यान से देखते तो कहते ये उसके जैसा ही है। अब इनकी बात सुनकर किंग यान और बाकी लोग भी हैरान थे कि मिथिकल सेंट बॉडी ये तो होंगिया पीक का सीक्रेट टेक्निक है जो कि चीफ डिसाइपल ही मास्टर कर सकता है। इससे कहाँ से मिला? खास करके लिंगजुन ये जानबूझकर कैसा सवाल उठा रहा था कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर सेक्ट मास्टर किंग यांग कहते हैं फिलहाल तो नहीं, अभी बैटल चल रहा है। पर सेक्ट मास्टर किंग यांग ये समझ चुके थे और कहते हैं कि ये उसका कॉपी है और सिंपलर फॉर्म है और इसको कोई और नहीं ओल्ड जुआन ही बना सकते। उनसे ज़्यादा समझदारी यहाँ पे किसके पास है? लिंगजुन को अच्छा नहीं लगा कि ये तो सही नहीं है, ओल्ड जुआन एक बच्चे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मजा लियू लियानी लेने लगते हैं कि तुम्हें उससे क्या करना है, अब तुम्हें ओल्ड जुआन से भी प्रॉब्लम है। फिलहाल इन दोनों सेक्ट मास्टर किंग यांग शांत कराते हैं और समझाते हैं खास करके लिंगजुन को कि अगर ओल्ड जुआन किसी को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब वो इतना कैपेबल है कि ओल्ड जुआन भी उससे प्रभावित हो गए, ये तो काफ़ी अच्छी बात। इधर पीक मास्टर गू कह रहे कि लास्ट बार जब मैंने इसे देखा था तो ये कोई फिजिकल बॉडी टेम्पर नहीं कर रहा था, इतना कम समय में इतना जल्दी ये कैसे मास्टर कर सकता है? इसका टैलेंट काफ़ी सही है, ये तो मेरे पीक पर होना चाहिए, यानी कि मेरा डिसाइपल। पर तभी जो स्पिरिट रून पीक मास्टर थे बाई में वो कहते हैं हाथ और पैर को स्ट्रॉन्ग करके क्या ही करना है, इसका जेनेसिस रून्स भी काफ़ी तगड़ा है, ये मेरे पीक पर होना चाहिए। अब यहाँ पर पीक मास्टर गो और पीक मास्टर बाई में इन दोनों की बहस होने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और वो आई को दिखाया जाता है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंस युवान बच कैसे गया और ये बार बार पूछ रहा, पर युवान इसे बताता नहीं है। वो आई समझ चुका था कि बैटल शायद अब ये जीत नहीं सकता, बस इसको डिले करवाना है, रिवेंज फ्यूचर में ले लेंगे। और युवान अब ये रुकने वाला नहीं था, ये काफ़ी तेजी से वो आई की तरफ बढ़ता है। वो आई इधर हेवनली स्वॉर्ड विंग्स अटैक्स यूज करता है और अपने आसपास एक काफ़ी तगड़ा सा शील्ड बना लेता है और कहता कि मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ते हो। अपने डिफेंस में ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट युवान इसके सामने प्रकट हो चुका था और ये बोलता है ओमनी पाइथन की हेवनली सरपेंट स्केल्स और एक पंच इसकी तरफ बढ़ा देता है। इस बार इसका जो पंच था इसमें केवल फिजिकल पावर नहीं था बल्कि इसका जेनेसिस की यानी कि ओमनी पाइथन की मिक्स था। और पलक झपकते ये जो सामने वाले बंदे का डिफेंस ये इसमें क्रैक्स आने लगा। वो आई को समझ में नहीं आता यार इतना जल्दी कैसे, पर जब तक कि इसको सोच पाता वो पंच इसके चेस्ट से आके टकरा जाता है और सामने का जो माउंटेन था उसमें जाकर के ये धंस जाता है। एक पंच वो आई के लिए काफ़ी था। लोग यही चर्चा कर रहे कि चलो पिछली बार ये ऑफ गार्ड मतलब इसे पता नहीं था, पर इस बार तो इसे सब पता था, फिर भी एक पंच का ये सामना नहीं कर पाया था। लू होंग उनका चेहरा देखने लायक था, एकदम अगली हो चुका था और टीचर शेन इस समय इनके चेहरे पर एक स्माइल था। लू होंग फिर भी कहता कि युवान मजे कर लो पर आगे नहीं, आगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। इधर जो 10 चोजन वंस थे वो भी सरप्राइज थे। इसका फिजिकल स्ट्रेंथ ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। खास करके ली किंग चान कहते हैं कि इसका जो अल्फा लेयर में पावर है ये अभी भी स्टेबल है। ये एक्सटर्नल कल्टीवेशन ये कब से मास्टर करने लगा। अब चोजन वंस में एक और बंदा था जो कि होंगिया पीक का ही था, शायद इसकी रैंकिंग 4थी थी और इसका नाम था शांग चुन कियो। और ये भी युवान को ध्यान से देख रहा था क्योंकि जो एक्चुअल मिथिकल बॉडी था उसे इसने मास्टर किया था, मतलब कौन से लेयर में है तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो इस पावर को समझता था। पर यह भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि ये वाली बॉडी इसके पास कैसे आई। इधर जाओजू इसका चेहरा अगली हो जाता क्योंकि हमेशा से ये युवान से नफरत ही करता था और चूंकि ये तो बस तारीफ कर रहे थे क्या ही खतरनाक बंदा है, 4th लेयर में होके 8वें लेयर के बंदे को हरा रहा है, इतना तो मैं भी नहीं कर पाता था। और चूंकि इस समय कॉन्गशेंग के मजे लेते कि लगता है मेरे जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कॉन्गशेंग फिर से कहता है ये तो अभी शुरुआत है। और इधर चूकिंग येगे का मजा भी लेते हैं। येगे भी गुस्से में चूकिंग को डांटने लगते हैं कि चूकिंग तुम्हारी ये आदत सही नहीं, तुम मुझे भी हार्टलेस कह रहे हो। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि वो आई की तरफ देखता है जो कि एक तरह से फिलहाल बेहोश सा हो चुका था, इसके पास समय नहीं था तो ये आगे की तरफ बढ़ जाता है और इसके मन में एक ही चीज़ कि अभी 4 बचे हैं, मतलब ये 5 लोग थे और एक को इसने हरा दिया है।